फन फैक्ट की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में आइए उस ऐतिहासिक चिंगारी का विश्लेषण करते हैं जिसने भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1857 के विद्रोह के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है और इस महान क्रांति के सबसे मुख्य किरदारों में से एक थे मंगल पांडे। एक आम सिपाही से लेकर एक राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक का उनका सफर तथ्यों, अफवाहों और अंग्रेजों के खौफ से घिरा हुआ है। तो चलिए बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से समझते हैं कि आखिर 1857 की शुरुआत में असलियत में क्या हुआ था। बाहर आओ जवानों, ये हमारे धर्म के लिए है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा कहे गए ये अल्फाज सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी पुकार थी जिसने उस वक्त के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि क्या मंगल पांडे एक अचानक गुस्से में आए हुए सिपाही थे या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक सोची समझी क्रांति के मास्टरमाइंड। इस सवाल का जवाब उनके जीवन और उस दिन की घटनाओं की गहराई में छिपा है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिलती है, लेकिन जो तथ्य मौजूद हैं उनके अनुसार उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस जगह पर थोड़ी बहस करते हैं, पर यह तय है कि वो एक किसान परिवार से आते थे। अपने करियर की शुरुआत करते हुए 1849 में जब वो करीब 22 साल के थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में एक सिपाही के तौर पर भर्ती ली। उनका सपना एक बेहतर सैन्य करियर बनाना था, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही मोड़ लेने वाली थीं। बंगाल आर्मी में उस वक्त का तनाव ये सच में किसी बारूद के ढेर से कम नहीं था। देखिए, कोई भी विद्रोह एकदम से नहीं होता, उसके पीछे सालों का असंतोष छुपा होता है। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जिस तरह का माहौल था वो एक बारूद का ढेर बन चुका था, जिसे फटने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए थी। इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? पहला था अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय यानी एनेक्सेशन। बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही अवध से ही आते थे। इस विलय के बाद उन सिपाहियों ने ब्रिटिश रेजिडेंट के सामने न्याय मांगने का अपना खास अधिकार खो दिया था, जिससे उनके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ था। दूसरा बड़ा कारण था नए ब्रिटिश ऑफिसर्स और हिंदुस्तानी सिपाहियों के बीच की बढ़ती हुई दूरी। नए ऑफिसर्स को स्थानीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था, जिस वजह से आपसी कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट रहा था। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक था, वो था धर्म परिवर्तन का डर। 34th रेजिमेंट के कर्नल व्हीलर जैसे ऑफिसर्स एक्टिवली क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते थे और सिपाहियों में बाइबल बांटते थे। इस सब से सिपाहियों को पक्का लगने लगा था कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बारूद के ढेर को आखिर वो चिंगारी मिल ही गई, 10 पाक यानी वो चर्बी वाले कारतूस। इस बारूद के ढेर में आग लगाने का काम आखिर एक नए हथियार ने किया। हुआ ये कि साल 1857 की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बंगाल आर्मी में नई एनफील्ड P53 राइफल शामिल की। इस राइफल की सबसे बड़ी समस्या इसके कार्ट्रिजेस यानी कारतूस थे। इन नए कारतूसों के कवर पर चिकनाई लगी होती थी और राइफल में लोड करने से पहले सिपाहियों को इस कवर को अपने दांतों से काटना पड़ता था। अब सेना में ये बात आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर लगी चिकनाई गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। जैसा कि हम जानते हैं, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये दोनों ही धर्मों के सिपाहियों के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। उन्हें बिल्कुल विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सेना उनका धर्म भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश रच रही है। और इस सबका क्लाइमैक्स आया 29 मार्च 1857 को। आइए देखते हैं उस दिन क्या हुआ। असंतोष, गुस्सा और धार्मिक डर, इन सभी कारणों ने मिलकर एक भयानक घटना को जन्म दिया। दोपहर का वक्त था। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे अपनी सैन्य यूनिफॉर्म के बजाय धोती पहने एक लोडेड बंदूक और तलवार लेकर परेड ग्राउंड पर टहल रहे थे। वो लगातार दूसरे सिपाहियों को पुकारते हुए कह रहे थे कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ और विद्रोह करो। तभी वहां एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग घोड़े पर आए। पांडे ने निशाना लगाया और गोली चलाई, लेकिन गोली बॉग के घोड़े को लगी और दोनों जमीन पर गिर गए। इसके ठीक बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। बॉग और वहां पहुंचे सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर पांडे ने अपनी तलवार से हमला कर दिया और दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि क्वार्टर गार्ड के दूसरे सिपाही वहाँ खड़े सब देख रहे थे, पर किसी ने भी अंग्रेजों की मदद नहीं की। सिर्फ एक सिपाही शेख पाल्टू ने आगे आकर पांडे को रोकने की कोशिश की। तभी वहाँ कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल हियर्सी आ गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकालकर क्वार्टर गार्ड को सीधा ऑर्डर दिया कि अगर किसी ने पांडे को नहीं पकड़ा तो वो उन सबको गोली मार देंगे। जब जनरल हर्सी और बाकी गार्ड्स मंगल पांडे की तरफ बढ़े तो पांडे को समझ आ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने के बजाय उन्होंने अपनी बंदूक की नाल अपने ही सीने पर रखी और अपने पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबा दिया। वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी यूनिफॉर्म में आग लग गई थी और खून बह रहा था। बाद में कोर्ट मार्शल के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बंदूक क्यों लोड की थी तो उनका जवाब बड़ा सीधा था, I intended to take my life, यानी उनका इरादा अपनी जान लेने का था, न कि अंग्रेजों के हाथ आने का। लेकिन ये घाव जानलेवा नहीं थे और उन्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी, मुकदमा और आखिर में उनका सर्वोच्च बलिदान। जख्मी हालत में गिरफ्तार होने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना के ठीक बाद ही आगे की कानूनी कार्यवाही तेज कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य इस अचानक हुए विद्रोह से बुरी तरह घबरा गया था। अब इस पूरे मुद्दे पर इतिहास में दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है ब्रिटिश कॉलोनियल नजरिया। अंग्रेज इतिहासकारों और उस समय के स्टेट पेपर्स में ये साबित करने की पूरी कोशिश की गई कि पांडे ने भंग के नशे में अपना आपा खो दिया था और वो अकेले ही बिना किसी साजिश के एक पागलपन में ये सब कर रहे थे। असल में ब्रिटिश अधिकारी इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे कि सेना में उनके खिलाफ एक संयोजित विद्रोह पनप रहा है। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी नजरिया है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के अनुसार उनका एक्ट नशे में किया गया कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि ये भारत की आज़ादी के लिए किया गया एक बहादुरी भरा कैलकुलेटेड फर्स्ट स्ट्राइक था, जिसकी जानकारी शायद आसपास के इलाकों में पहले से चल रही गुप्त बैठकों और अफवाहों से जुड़ी हुई थी। कोर्ट मार्शल और ट्रायल के दौरान मंगल पांडे का रुख बिल्कुल साफ था। वो पूरी तरह चुप रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके साथ सेना के और लोग भी शामिल थे, तो उन्होंने किसी भी दूसरे सिपाही का नाम लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कड़ी आवाज में कहा कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो अपनी मर्जी से किया, किसी के दबाव या निर्देश पर नहीं। कोर्ट ने उन्हें म्यूटिनी यानी सैन्य विद्रोह और अपने अफसरों पर हमला करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी फांसी की तारीख पहले 18 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनके अस्तित्व से इतनी डरी हुई थी, उन्हें लगता था कि अगर पांडे जिंदा रहे तो पूरी सेना में भयंकर विद्रोह फैल जाएगा। इसी डर के चलते उन्हें 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल 1857 की सुबह फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे के इस कदम का ऐतिहासिक प्रभाव क्या पड़ा, चलिए देखते हैं। मंगल पांडे की फांसी के बाद अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने इस विद्रोह को यहीं दबा दिया है, लेकिन वास्तव में ये तो बस एक शुरुआत थी। इस बलिदान के बाद जो ऐतिहासिक परिणाम सामने आए, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी। इस फांसी ने एक चेन रिएक्शन या कहें एक डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत की। 8 अप्रैल को फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने सजा के तौर पर 6 मई को पूरी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अपमान के साथ भंग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस दिन पांडे को रोकने या ब्रिटिश ऑफिसर्स की मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस फांसी और अपमान की आग अब रुकने वाली नहीं थी। ठीक इसके कुछ ही दिनों बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में एक भयंकर और विशाल विद्रोह फूट पड़ा, जो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ये घटनाक्रम बहुत साफ दिखाता है कि मंगल पांडे के अकेले उठाए गए एक कदम ने कितनी बड़ी क्रांति की जमीन तैयार कर दी थी। अगर हम उनकी लेगेसी पर नजर डालें तो वीडी सावरकर जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने मंगल पांडे को इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रवाद के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक माना। एक और बड़ा दिलचस्प तथ्य ये है कि इस घटना के बाद डरे हुए ब्रिटिश सैन्य अधिकारी और सिविलियन किसी भी विद्रोही हिंदुस्तानी सिपाही को अपमानजनक रूप से पंडे कहकर बुलाने लगे थे। सोचिए, उनका नाम अंग्रेजों के दिलों में कितना डर पैदा कर चुका था। और आज़ाद भारत में उनके सम्मान में अक्टूबर 1984 में भारत सरकार ने उनकी तस्वीर के साथ एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प जारी किया, जो हमें उनके इस महान बलिदान की याद दिलाता है।
तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक मूल सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा होता है। चाहे उन्होंने नशे में या किसी गुप्त क्रांतिकारी योजना के तहत ये कदम उठाया हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के मैदान में जो हुआ, उसने लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों में आजादी की लौ जला दी। एक आम सिपाही का डर को छोड़कर आगे बढ़ना, पूरे साम्राज्य के खिलाफ अकेले खड़ा होना, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की एक सच्ची चिंगारी? ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास में हमेशा चर्चा में रहेगा और हमें अपने अतीत को गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फन फैक्ट की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।